हेलो बच्चों। तो लास्ट एक दो वीडियोस में मैंने आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बताया था। उसमें हमने कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए। तो आज उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार उसको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया थे। तो उनमें एक था ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ए सिमिलैरिटी का मीनिंग था कि ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू ऑल थ्री एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि तीन इसके भी तीनों एंगल इक्वल होंगे, उसके भी तीनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है तो एंगल, और दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ है, तो जैसे एंगल ए डी के इक्वल हो सकता है, एंगल बी ई के इक्वल हो सकता है, एंगल सी एफ के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक, तो ये हो गया ट्रिपल ए क्राइटेरिया। और इसी में हमने पढ़ा था कि अगर एंगल्स तीनों भी इक्वल होने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं जिसे हम डबल ए सिमिलैरिटी बोलते हैं, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल इक्वल होगा ही होगा। अगर दो भी हो गए तो हम ये, अगर दो एंगल भी इक्वल हो गए तो भी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है। फिर एक सिमिलैरिटी थी ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, यानी कि जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशो इक्वल होंगे। ठीक है, अगर तीनों साइड्स के रेशो इक्वल होंगे तो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। फिर आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर एक रूल था हमारा एस ए एस। तो एस ए एस था कि दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल इक्वल होगा और उस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स जो है उनका रेशो इक्वल होगा। ठीक है, तो उसका हमने बोला था एस ए एस सिमिलैरिटी। इस तरह से हमने ये रूल्स पढ़े थे और इनको यूज करते हुए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये रूल्स आपको याद रहने चाहिए, और दूसरी बात ये है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। फालतू इधर उधर दिमाग में लगा के हम यही सोचेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करें। ठीक है, इन्हीं रूल्स को, इन्हीं में से कोई अप्लाई हो रहा होगा। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो पी क्यू आपको दिखाई दे रही है ये साइड है और आर एस ये साइड है, ये दोनों पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल पीओक्यू ये वाला ट्राइंगल है, इज सिमिलर टू एस ओ आर, ये एस ओ आर ट्राइंगल के सिमिलर है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे आप देखिए। इसके लिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो देखिए पी क्यू अगर आर एस के पैरेलल होगा तो आप देखिए पी क्यू ये है और आर एस ये है, और आप पी एस को देखिए तो एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को कट कर रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन आर एस एंड पी एस इज अ ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट देम एट पॉइंट पी एंड एस। तो फिर क्या होगा कि ये एंगल पी विल बी इक्वल टू एंगल एस होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और इधर क्या होगा, इसी तरह से आर, एंगल आर विल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, क्योंकि क्यू आर एक ट्रांसवर्सल है जो इनको कट करती है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, रीजन आपको मैंने बताई दिया था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो लिख लेना इसको। ठीक है, तो ये दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। ठीक है, ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू SOR, ट्राइंगल SOR। ठीक है, अब ये एंगल इक्वल होने से आपको ये भी पता चल गया कि कौन कौन से साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग है। भाई जो एंगल P पर फॉर्म हो रहा है वही S पर फॉर्म हो रहा है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। इसी तरह से जो एंगल Q पर पॉइंट फॉर्म हो रहा है वही R पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हो गए। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि POQ, तो जहां P लिखा हुआ है, जैसे इस यहां मैंने फर्स्ट लिखा हुआ P, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा S। ठीक है, इसी तरह से जहां पर लिखा है Q और वहां पर मैं लिखूंगा R। ठीक है, तो हमने लिख दिया ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इन दिस गिवन फिगर फाइंड एंगल P।
एंगल पी हमें कैलकुलेट करना है। एंगल पी कहाँ है? एंगल पी यहाँ है, ये एंगल पी है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो अभी आप देखिए, मुझे एक साइड यहाँ दिखाई दे रही है BC और यहाँ दिख रही है PQ। तो BC तो 6 सेंटीमीटर है और PQ 12 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, मैं ये कैलकुलेट करूँ कि PQ अपॉन BC, PQ अपॉन BC, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? ये वैल्यू होगी 12 अपॉन 6, यानी वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो 2 आ गया, यानी जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो 2 ही आना चाहिए। तो अब आप देखिए, एक मुझे दिखाई दे रही है AB 3.8 सेंटीमीटर और RQ दिखाई दे रही है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7.6 जो है वो डबल है 3.8 का, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू RQ अपॉन AB, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये वैल्यू कितनी हो गई? 7.6 अपॉन 3.8, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हमने दूसरे रेशो के लिए लिखा है, तो ये आ गया। ये वैल्यू भी कितनी आ गई? ये भी 2 आ गई। तो इसका मतलब RQ और AB जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। फिर एक और नेक्स्ट चेक करते हैं, क्योंकि तीनों होनी चाहिए। तो अब हम चेक करें कि PR अपॉन AC, तो PR की वैल्यू है 6√3 और AC की वैल्यू है 3√3। ये रेशो अगर आप कैलकुलेट करें तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये भी रेशो आ गया 2। तो तीनों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो 2 आ गया। तो 2 अगर रेशो आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब एक बात तो ये हो गई कि ये सिमिलर ट्रायंगल प्रूव होगा। तो अब अगर सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो गए तो इनके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन मतलब ये चेक करना पड़ेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने किस तरह लिखी हुई है, ये हमें पता होना चाहिए। आप देखिए PQ और BC कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये BC यहाँ लिखी हुई है, तो ये PQ जो है ना, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये BC के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से हमने लिखा है RQ अपॉन AB, RQ है ये और ये AB के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग टू AB, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। और फिर लिखा है हमने PR अपॉन AC, तो यानी ये PR जो है ये AC के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये वाली साइड हो गई AC के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक। तो अब आप देखिए, AB और AC के बीच में एंगल है 80 डिग्री, तो यहाँ पर ढूंढिए AB और AC ये हो गए, तो यानी ये एंगल हो गया हमारा 80 डिग्री, ठीक। फिर AB और BC के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो AB और BC देखिए, तो AB ये है और BC ये है, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक। तो अगर ये दोनों एंगल हमें मिल गए तो एंगल P हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंगल P की वैल्यू कितना आ जाएगी? एंगल P विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 60, ठीक है ना। तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होगा, यहाँ से हमने कर दिया दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना आ गई? ये वैल्यू आ गई 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। और आपको इसमें ये भी समझ में आ गया कि हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे चेक करते हैं या एंगल कौन कौन से हैं वो कैसे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें गिवन है कि OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD है, ठीक है। OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD है एंड एंगल ये हमें शो करना है कि एंगल AC के इक्वल है और BD के इक्वल, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ये हमें गिवन है, ठीक है। OA और OB को देखिए, OA यहाँ लिखा हुआ है, OB यहाँ लिखा हुआ है, तो जरा इसको रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई दो ट्रायंगल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? एक तो ये AOD है और दूसरा COB है, ठीक है। तो इसको रेशो की फॉर्म में लिख लें, तो हम ऐसा लिखेंगे OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB, ठीक हो गया। तो यानी OA के कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो OC है, ठीक। OA के कॉरस्पॉन्डिंग साइड OC है, तो क्या हो रहा होगा, और OD के कॉरस्पॉन्डिंग OB है, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल A पर फॉर्म हो रहा होगा
वही सी पर फॉर्म हो रहा होगा। भाई ओ ए के कॉरस्पॉन्डिंग साइड ओ सी है ना, तो जो एंगल ए पे फॉर्म होगा वो सी पे फॉर्म होगा। ठीक है, इसी तरह से जो एंगल डी पे फॉर्म होगा वही बी पे फॉर्म होगा। तो ये बस ये हो गया, यहाँ से आप यहाँ लिख देंगे बिकॉज ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। एक बात तो ये हो गई, लेकिन अभी ये पूरी बात नहीं हुई क्योंकि ये तो खाली दो साइड्स का रेशो इक्वल हुआ, थर्ड का तो हुआ ही नहीं। ठीक है ना, अब ये तो हमारे पास नहीं है कि ए डी अपॉन बी सी ये भी इसके इक्वल है। ठीक, तो अब ये चीज हमें गिवन नहीं है, तो हमें अभी तो ये बोल नहीं सकते कि सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल बोलने के लिए अब क्या, दो साइड का रेशो तो इक्वल हो गया, अगर इनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी हो जाए किसी तरह, तो हम एस क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखिए ये तो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वर्टिकली दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दे आर, मैं पूरा लिख देता हूं, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर ये एओडी और सीओबी एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों साइड का रेशो इक्वल हो गया, क्योंकि ये इंक्लूडिंग, ये एंगल को इंक्लूड कर रही है दोनों साइड्स, तो बाय एस हम बोलेंगे बाय एस सिमिलैरिटी, बाय एस सिमिलैरिटी क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ बी। ठीक है, अब वो बात हम यूज कर सकते हैं कि जो एंगल ए पर फॉर्म हो रहा होगा वही सी पे फॉर्म हो रहा होगा। इसका मतलब एंगल, इसका मीनिंग क्या हो गया कि एंगल ए जो है दैट इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि अब तो सिमिलर होगा ना, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। यही हमें प्रूव करना था, तो कर दिया हमने प्रूव। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, a girl of height 90 centimeters is walking away from the base of a lamppost at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है हमारे। तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एक गर्ल है जो पहले यहां पर खड़ी हुई है, इस पॉइंट बी पर है। ठीक है, वो पहले बी पॉइंट पर खड़ी हुई है लड़की, और फिर क्या होता है कि वो यहां से मूव करना शुरू करती है अवे फ्रॉम द दिस लैम्प पोस्ट, और उसकी स्पीड कितना है, 1.2 मीटर पर सेकेंड ये है। 4 सेकेंड बाद वो लड़की इस पॉइंट पर आ जाती है, डी पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें ये हमें बताना है कि इसकी जो शेडो है, ये शेडो कौन सी आपको दिखाई दे रही है, ये है शेडो इसकी, क्योंकि लैम्प पोस्ट इधर है तो शेडो इधर ही फॉल होगी। तो डी इज द शेडो ऑफ द गर्ल। इसकी लेंथ कितनी है, यानी बेसिकली हमें जो है क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि डी बताइए कितना है। ठीक है, डी वी हैव टू कैलकुलेट। तो अब आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन क्या है, एक तो ये लैम्प पोस्ट जो है ना, इसकी हाइट गिवन है। इसकी हाइट कितनी है, तो ऐसा करते हैं पहले इसको ना एक ट्रायंगल की फॉर्म में हम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उसमें करते हैं फिर से। ये एक इसकी ये लैम्प पोस्ट हो गया। ठीक है, और ये ऐसा। ठीक है, इस तरह का कुछ हो गया। ठीक, तो अब इसमें क्या है, ये लैम्प पोस्ट है, इसकी हाइट हमें गिवन थी क्वेश्चन में 3.6 मीटर। ठीक है, ये 3.6 मीटर थी। ठीक है, ये 3.6 मीटर थी, और जो गर्ल है, गर्ल कहाँ है, वो गर्ल यहां थी। ठीक है, वॉकिंग के बाद जब इसने 4 सेकंड तक वॉक कर लिया 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये इस पॉइंट पर आ गई। तो इनके नाम दे देते हैं ए बी सी। शुरू में तो ये था, फिर हमने इसको कह दिया डी। नाम तो गिवन थे हमें क्वेश्चन में, वही वाले नाम लिखो। ठीक है ना, अपने पास थोड़ी लिख सकते हैं, तो लिखते हैं क्या था, ये लैम्प पोस्ट था ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ए बी सी डी ई। ठीक है,
तो अब आप देखिए ए बी तो हम हो गया 3.6 मीटर, बी डी कितना होगा? तो बी डी कितना होगा? बी डी होगा, ये 4 सेकेंड्स इसने मूव किया है और स्पीड थी इसकी 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं ये बी डी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड है इसकी 1.2, ठीक है, स्पीड है इसकी 1.2 और टाइम है 4 सेकेंड्स, यानी कि ये 4.8 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, सॉरी सेंटीमीटर थोड़ी ना चलेगी, मीटर, ठीक है, 4.8 मीटर। तो यानी ये बी डी की वैल्यू हो गई 4.8 मीटर, ठीक है, ये इतना मूव किया इसने, ठीक। और डी हमें कैलकुलेट करना है। तो अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल में देखें, मैं किस किस की बात कर रहा हूं? ट्राइंगल ए बी ई एंड सी डी। मैं कह रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी, इन दोनों ट्राइंगल को देखिए। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है। वाई? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। गर्ल तो ऐसी वर्टिकली स्टैंड कर रही होगी ना, और लैंप पोस्ट भी ऐसे ही है। एंड एंगल ई जो है ये दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, एंगल ई इज कॉमन, ये ए बी ई में भी आता है और सी डी ई में भी आता है, तो ये कॉमन हो गया। तो अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए तो इट मींस बाय ए ए सिमिलैरिटी, ठीक है, बाय ए ए, आप पूरा लिख लेना, बाय, मैंने खाली बाय ए लिख दिया, ए मतलब ए सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी, ऐसा हो गया, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो फिर अब क्या हम क्या कह सकते हैं कि जो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डी है ये एक्स है, ठीक, तो डी को एक्स एज्यूम कर लीजिए, ठीक, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें, इससे हम आराम से कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है। तो अब आप देखिए अब कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे ए बी अपॉन सी डी, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी डी है, इज इक्वल टू बी बी ई, बी अपॉन डी, बी अपॉन डी, ठीक है, बी अपॉन डी, ठीक। ए बी की वैल्यू रखिए, यहां पर वैल्यू रख देते हैं, ए बी की वैल्यू है 3.6 मीटर, और सी डी, अच्छा सी डी की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, लड़की की हाइट गिवन है ना, गर्ल की हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.9 मीटर, ठीक है, मैंने इसको यही कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो ये हो गई 0.9, तो ये वैल्यू रख देते हैं, सी डी की वैल्यू हो गई 0.9 इज इक्वल टू बी कितना हुआ 4.8 प्लस एक्स, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये 4.8 है, ये एक्स है, तो 4.8 प्लस एक्स, और डी कितना है, ये एक्स है, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन बन गई, बस इसे सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए 0.9 और 3.6, तो ये वैल्यू आ गई 4, यानी ये हो गया 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, यहाँ से हो गया ये 3x इज इक्वल टू 4.8, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1.6, और ये किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि हमने सारी चीजें मीटर में कर रखी हैं, तो ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो बस ये सॉल्व हो गया, ठीक, चलिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।